2, 5, 8 और 11 हाउसेस। यदि इन भावों में लोगों के अच्छे ग्रह हो और अच्छी प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति बिल गेट्स जितना धन अर्जन कर सकता है या धीरूभाई अंबानी जितना धन अर्जन कर सकता है। शनि के साथ शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाए तो यहाँ पर दोनों कारक हैं और भाव लॉर्ड के साथ एक जगह बैठे हुए तो क्या होगा? अपार धन। किसके चार्ट में मालूम? 2, 5, 8 और 11 D2 का सॉलिड है। और जब मैं सॉलिड बोल रही हूँ ना रंगोली, लिटरली सॉलिड है। एंड द लेडी टेल्स मी कि भाई अनुराधा जी पैसा तो मेरे पीछे भागता है। हम जानते हैं कि 8th तो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, इसका हाउस माना जाता है, राइट? और 11th हमारी इच्छाओं पूर्ति का, डिजायर्स का हाउस है। तो D2 में उसे कैसे डिकोड किया जाए? 8th हाउस हमारे एंसेस्ट्रल वेल्थ का भी तो हाउस है। हाँ, इन लॉज का भी है। इन लॉज का है, लेकिन जो हमको विरासत में जो धन मिलता है वो भी तो 8th हाउस है। बहुत ही मैजिकल किसी का 11th हाउस का प्लेसमेंट देखा हो एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी वेल्दी। यस। शनि धीरूभाई अंबानी के चार्ट में कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में बैठे हैं। D2 में भी 2nd हाउस में बैठे हैं। उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जा रही है। उनकी दृष्टि 11th हाउस पर भी जा रही है। यस, डिजायर्स के भाव। जब भी मैं शनि किसी का 2nd हाउस में देखती हूँ और मैं उसका वो पीरियड देखती हूँ कि चल रहा है, मैं बोलती हूँ वर्क लाइक अ डोंकी, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। 2nd लॉर्ड कंबस्ट भी हो लेकिन वेल प्लेस्ड हो और कारक के साथ हो तो भी वो व्यक्ति को बहुत धन दे देते। अगर कंबस्ट है तो भी उसके अंदर पावर है एकदम। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का पॉडकास्ट ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आज हमने धन की बात की है, वो भी एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। आप कैसे अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आप इस जीवन में धन अर्जित करने आए हैं या नहीं। आपकी लाइफ का सोल मिशन इस जन्म में वो वेल्थ पाना है या नहीं। अब जब मैं धन की बात करती हूँ, अक्यूमुलेटेड वेल्थ की बात करती हूँ, तो लोग अपने D1 यानी लग्न चार्ट में 2nd हाउस को देखते हैं। टुडे इन दिस पॉडकास्ट वी हैव टॉक्ड बियॉन्ड इट। D2 जिसे होरा चार्ट भी कहते हैं, उसे कैसे समझा जाए, वो एक डिटेल्ड एनालिसिस है आपके धन का। D2 को कैसे आप डिकोड कर सकते हैं, कैसे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट उसमें होगी, कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं, क्यों कुछ लोग इतने वेल्दी होते हैं, कुछ लोग बिलियनर्स होते हैं, कुछ लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते हैं, कुछ लोग स्टार्ट 0 से करते हैं देन दे रीच टू द टॉप, और कुछ लोग इतने अच्छी कंडीशंस में पैदा होते हैं, इतना अच्छा कर्म लेकर आते हैं, इतने धनी होते हैं एंड दे हैव अ बिग डाउनफॉल। ऐसा क्यों होता है? D2 क्या स्टोरी दिखाता है? आज हमने यही जानने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का पर्पस भी बहुत सारा धन कमाना है और उस धन से आने वाले सुख को भोगना है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर कहीं ना कहीं आपने इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है तो मे बी द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू सम साइंस। एंड इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। बट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका D2 कैसा है, जितना आपने डिकोड किया है। आपके D1 का 2nd हाउस कैसा है, कौन सा प्लैनेट उसमें बैठा है, कौन से प्लैनेट्स की युति है, कौन सी राशियाँ हैं। एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू योर वेल्थ। And now let me introduce you to my guest for today. She's a very renowned astrologer. मैं उन्हें नक्षत्र एक्सपर्ट भी बोलती हूँ और हमेशा एक मास्टर क्लास होती है उनके साथ। I would like to welcome once again Astro Anuradha ji on Speaking Tree. Anuradha ma'am, a very warm welcome on the show. Thank you so much रंगोली। Such a pleasure to be back with you again. और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक मैंने चुना है, वेल्थ, धन। और आज ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से हम धन को समझेंगे और स्पेसिफिकली आज के पॉडकास्ट में मैं D2 यानी होरा चार्ट की बात करने वाली हूँ। देखिए, हमारी कुंडली में डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को बताते हैं। आज मैंने वही एक इम्पॉर्टेंट एरिया उठाया है जो कि है धन, वेल्थ, अक्यूमुलेटेड वेल्थ। एक व्यक्ति इस जीवन में कितनी वेल्थ अर्जित करने आया है या करने आया है या नहीं भी आया, क्या ये उसके सोल मिशन का पार्ट है। क्यों कुछ लोग इतने
ज़्यादा वेल्दी होते हैं और कुछ लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करने लग जाते हैं। आज हमने थोड़ा लेंस के साथ इसको समझने की कोशिश की है D2 के माध्यम से। सो मैम, बिफोर आई डाइव डीप इनटू मोर डिटेल्स, आपके लेंस से D2 चार्ट एग्जैक्टली है क्या, इसे डीकोड कैसे किया जाए, कैसे कौन से हाउसेस को समझा जाए, कैसे इसको मैं एक बेसिक टर्म्स में एज अ बिगिनर समझ सकती हूँ? तो देखिए, D2 जो एक चार्ट है वो आप सेकेंड हाउस, अब डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी भाव के एक्सटेंशन होते हैं। हमें षोडश वर्ग पढ़ाया जाता है ट्रेडिशनली, जब हम BPHS की बात करते हैं तो उसमें D1 भी आता है, और वर्ग कुंडली यानी कि जो हमारे डिविजनल चार्ट्स के बारे में हम बात करें, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12 ऐसे करके 16 कुंडलियां हमारे सामने आती हैं, और वो हर वर्ग की जो एक कुंडली है वो अपने ही अलग एक जॉनर के बारे में बात कर रही होती है। जो D1 है वो हमें एक फुल पिक्चर दे रहा है, लेकिन D2, D3, D4, जैसे D4 हमें अपने घर के बारे में बता रहा है, क्या हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जा सकते हैं, क्या हमें लैंड से वेल्थ मिल सकता है, क्या हम लैंड के बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या क्या हम जीवन में ऑन दिस अर्थ एज अर्थलिंग्स क्या हम लैंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें D4 से मिलती हैं। हमें D3 से अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है, और हमें D2 से मालूम पड़ता है हमारा वेल्थ एक्यूमुलेशन, कि कितना धन हम अर्जित कर सकते हैं जीवन में। और केवल हमारे धन के बारे में नहीं, क्योंकि D2 जो है हमारे सेकेंड हाउस का एक्सटेंशन है। तो वो हमारे इनिशियल एडुकेशन के बारे में, हमारे टेस्ट, आप क्या खा रहे हैं, आपके D2 में कौन सा ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है। सपोजिंग वो चंद्रमा बैठा है, मैंने व्यक्ति का उनका चार्ट देखा और उनको बोला कि आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, आपको तो नमकीन बहुत पसंद है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एल्कल मतलब वो सॉल्ट रिप्रेजेंट करता है। बोले हाँ, एक व्यक्ति के साथ मैंने उनका सेकंड लॉर्ड देखा जो कि राहु के साथ और सूर्य के साथ बैठा है, एस्ट्रिंजेंट बताता है। गुरु जो है वो येलो कलर का है। मैंने बोला आप हल्दी की सब्जी खाते हैं क्या? अब देखिए, ये हल्दी की सब्जी हर कोई नहीं खाता है, कोई भी सुनेगा तो ऐसे बोलेगा हल्दी की सब्जी, लेकिन उनका आंसर क्या था? यस मैम, मैं खाता हूँ। ओके। तो आपका D2 जो है वो केवल क्या आपको धन बता रहा है? इज दैट द ओनली अकाउंट इट इज केटरिंग टू? नो। आपका D2 आपको आपके परिवार से, जब हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो हम वहाँ पर संस्कार की भी बात करते हैं। आपको उत्तर कलामृत में आएगा कि क्योंकि वो आपका परिवार बताता है, आपके वैल्यू सिस्टम्स को बताता है। जो आपके परिवार से आपको वैल्यू सिस्टम्स मिले हैं उसको वो बताता है D2 का सेकेंड हाउस। मैम, हर डिविजनल चार्ट ना एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज होता है। जैसे D1 हमारा 2 घंटे के अंदर चेंज हो गया, D9 आई थिंक 12-15 मिनट के आसपास होता है। ऐसे D2 कितनी देर में? 1 घंटा। 1 घंटे में चेंज। क्योंकि वो D2 क्या है, आपको एक राशि को 2 भाग में आपने विभाजित किया। एक राशि को 2 पार्ट्स में। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग एज यूजुअल। तो D2 कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? उस यदि आप जेहोरा में जाएंगे तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ D2 मिलेगा। अच्छा, वेरियस टाइप्स ऑफ D2। हाँ, तो हम ट्रेडिशनल वाले D2 पे बात करते हैं। जब हम ऑड साइंस की बात करते हैं, ऑड साइंस में कौन से साइंस आ गए? आपके मेष राशि, आपकी मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, और आपकी इवन या सम राशियों में वृषभ, कैंसर, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो ये 6 राशियां हैं। अब जो ऑड राशिज हैं उनका जो फर्स्ट 15 डिग्रीज है, ठीक है, वो आपके सिंह राशि, उसमें कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह यदि ऑड राशि के फर्स्ट 15 डिग्रीज में है तो वो सिंह राशि में चला जाता है D2 में। और ऑड राशि के जो लास्ट 15 डिग्रीज है या नेक्स्ट 15 डिग्रीज है, यानी 15 डिग्री से 30 डिग्रीज तक में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो आपका कैंसर में चला जाता है। और जब हम इवन राशि की बात करते हैं तो इसका उल्टा होता है। फर्स्ट 15 डिग्रीज में यदि कोई ग्रह होता है तो वो कैंसर में जाता है, और नेक्स्ट 15 डिग्रीज में होता है तो वो आपके लियो में चला जाता है।
इसलिए जो आप पूछ रही थी कि मैम क्या सारे ग्रह एक ही दो ही राशियों में चले मैंने जाते हैं? ऐसा देखा है D2 जितना मैंने पढ़ा है कि एक घर के अंदर 5-6 प्लैनेट्स आ गए और राहु केतु भी साथ आ गए। लाइक हाउ इज Yeah. दैट पॉसिबल? वो तो हमेशा 180 एक्सिस पे होते हैं ना। राइट हाँ। तो वो एक ही साथ एक जगह चले जाते हैं। ओके तो एक आपका कैंसर का हो गया, यानी फेमिनिन प्लैनेट्स में, फेमिनिन साइन में सारे ग्रह चले गए, और एक आपका मेल साइन हुआ लियो, वहाँ पर कुछ ग्रह आ गए। ओके उसका भी अपना एक सिग्निफिकेशन होता है, उसकी भी अपनी एक रीडिंग होती है, क्योंकि उसके देवता अलग होते हैं, ठीक है। और ये बोला जाता है कि यदि मेल प्लैनेट्स मेल साइन में जाएं और फीमेल प्लैनेट्स फीमेल साइन में जाएं, देन दे गिव बेटर रिजल्ट्स। और इसका रिजल्ट भी अलग अलग ढंग से दिया जाता है, क्योंकि देखिए फीमेल प्लैनेट्स है, मेल जो साइन है उसको हम एक्टिव बोलते हैं, कि इसमें संघर्ष होता है, आदमी आगे से बढ़कर कुछ काम करता है, सब बताता है। तो वहाँ जो ग्रह होते हैं मेल साइन में, यानी लियो साइन में, वो बोलते हैं कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे सपोजिंग किसी और जो फीमेल साइन में बैठा हुआ है, वो अपने आप अनायास ही व्यक्ति को इजीली चीज़ें मिलने लगती हैं। तो अब क्या हुआ कि ऐसे ही जब, जैसे आपने बोला ना कि ऑब्वियसली जब लोग दिखाने आते हैं तो आप पूछते हैं, बैक का भी पूछते हैं, तो मैंने बोला कि देखिए आपकी शनि की अभी दशा चल रही है, और शनि आपका जो है वो फीमेल प्लैनेट माना जाता है, लेकिन ये मेल साइन में है, तो ऑलरेडी थोड़ा फ्रिक्शन है, और मतलब लियो के उसमें अंतर्गत वो आ रहा था। और जुपिटर जो उसकी पहले की दशा चल रही थी विमशोत्री में, तो उनका जो जुपिटर है वो आ रहा था फीमेल साइन में, यानी कैंसर में आ रहा था। तो ऐसे जब आप कैंसर फीमेल जुपिटर की दशा में काम करना शुरू करते, इजीली आपको काम मिल गया, एंड आप आराम से पैसे भी आने लगे। और अभी आपको पैसे के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ रही है। तो हंसने लगे, बोले कि स्पॉट ऑन। तो आपको मालूम पड़ सकता है कि कौन सी दशा में थिंग्स विल वर्क, मतलब बहुत नेचुरली, बहुत ग्रेसफुली अपने आप, और कौन सी दशा में आपको पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैम कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो अपने D2 को कैसे डिकोड करना स्टार्ट करे? वो कैसे समझे कि हाँ मैं इस जन्म में बहुत सी वेल्थ अर्जित करने आया हूँ, मैं जितने पैसे चाहता हूँ मुझे इस जीवन में मिलेंगे? वो कैसे डिकोड करेगा? क्योंकि सबका सपना होता है ना कि टू बी अ बिलियनर, और आई मीन सबका तो नहीं होता, बट मोस्टली पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस एंड दे वांट द बेस्ट ऑफ लाइफ, दे वांट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। हाँ, तो गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ सब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए और एक और मैं लेट मी वॉक यू थ्रू अनदर टाइप ऑफ D2 जिसको लाभ मंडूक होरा बोलते हैं, और वो मैं आपको वो D2 भी आप आराम से जे होरा में बना पाएंगे। तो वो भी 15 डिग्रीज का भी है, लेकिन उसका पोजिशनिंग अलग है, ठीक है। और D1 चार्ट का वो एक रिफ्लेक्शन है। जब हम बात करते हैं 2, 5, 8 और 11 हाउसेस की, यदि आप 2, 5, 8, 11 हाउसेस देखेंगे तो दे आर इन केंद्रास फ्रॉम ईच अदर। काल पुरुष कुंडली के लिए मैं आपको जस्ट लोगों को समझाने के लिए बात बोल रही हूँ कि देखिए ये ऋषभ, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस इनमें आ रहे हैं, तो दे आर इन स्क्वायर्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी एक अपने में ही अपना एक केंद्र का एक सर्कल बनाते हैं। और द्वितीय भाव के लिए हम बोलते हैं धन भाव है, ठीक है। पंचम भाव के लिए हम बोलते हैं बिग मनीज। द्वितीय भाव के लिए यदि इन भावों में लोगों के अच्छे ग्रह हो और अच्छी प्लेसमेंट हो, तो व्यक्ति बिल गेट्स जितना धन अर्जन कर सकता है, या धीरूभाई अंबानी जितना धन अर्जन कर सकता है। Really? Can you repeat which particular house? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 of D2 चार्ट, राइट? जो हम लाभ मंडूक से बनाते हैं। अच्छा, ओके। तो मैम ये जो आपने पर्टिकुलर हाउसेस बताए, इनको डिकोड कैसे किया जाए? कौन सा प्लैनेट बैठा होगा, कौन से प्लैनेट का D2 में भी इम्पोर्टेंट रोल होगा टू बी रियली वेल्दी? मैं एक चीज आपको ये बताती हूँ कि जब हम डिविजनल चार्ट्स डिकोड कर रहे होते हैं तो हमको क्या लगता है, क्योंकि ये डिविजनल चार्ट्स हैं, इनके रूल्स अलग अलग होंगे, या जो नॉर्मल रूल्स जो पराशरी रूल्स हम पढ़ते हैं, या हम लघु पराशरी के रूल्स जो हम देखते हैं, उससे अलग होंगे डिकोडिंग के लिए। लेकिन व्हाट आई हैव फाउंड इन माय एक्सपीरियंस
थ्रू आउट कि वो सेम ही रूल्स बड़े ना एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते थे। आज हमारे पास बहुत पेपर है, हम दनादन पेपर को कॉपी पेस्ट करके, और हमको तो अब लिखना भी नहीं पड़ता है, खाली कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। पहले उनको टाइम लगता था पेपर बनाने के लिए, और जो उन्होंने एक बार बोल दिया तो वो वापस नहीं बोलते थे, बिकॉज दे अज्यूम्ड कि भाई आपको मालूम है कि आपको हर जगह लगाना है। तो जो रूल्स आप D1 के लिए अप्लाई करते हैं वो आप बाकी सारे डिविजनल चार्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आई हैव फाउंड इट वर्किंग वेरी वेल, वेरी स्मूथली फॉर मी। तो वहीं से जैसे भावार्थ रत्नाकर का एक प्रिंसिपल है कि यदि किसी भी भाव का कारक उस भावेश के साथ बैठ जाए, किसी भी भाव का कारक उस भावेश के साथ बैठ जाए, ओके, राइट, तो उस व्यक्ति को जीवन में उस भाव का बहुत सारा लाभ मिलेगा। ओके। अब जैसे क्वीन एलिजाबेथ के चार्ट में उनका जो 5th लॉर्ड है मंगल, वो एग्जॉल्टेड होके 2nd हाउस में बैठा है, और 2nd हाउस का कारक कौन है? गुरु जी। वो धन का कारक भी है, उनको पुत्र धन भी है, मतलब था, और उनको बहुत, और जो मंगल है उनके लिए 12th लॉर्ड भी है। जब तक वो यूरोपियन नेशंस के साथ एक साथ थे, ब्रिटेन वॉज डूइंग वेरी गुड। जब उन्होंने यूरोपियन नेशंस से एग्जिट किया, उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है उसमें डाउनफॉल आया, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि वो 12th लॉर्ड भी है, तो उनको बाहर से मिलना था, लेकिन उनको धन मिलना था, क्योंकि एक कारक और हाउस लॉर्ड एक साथ एक जगह बैठे। 2nd हाउस का कारक है, 5th हाउस का लॉर्ड है, और 5th हाउस का कारक गुरु है, बिग मनीज का कारक भी है, वो एक साथ बैठे हैं 2nd हाउस में। गिव हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। तो यही चीज मैं आपको बताती हूँ। गुरु 5th हाउस का भी कारक है, D2 में भी मतलब एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल है। गुरु 5th हाउस का कारक है, बिग मनीज का कारक है, ठीक है। यदि आपको अपना धन मिलना चाहिए तो शुक्र भी धन का कारक है, और एकादश भाव के स्वामी शनि के साथ शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाए तो यहाँ पर दोनों कारक हैं और भाव लॉर्ड के साथ एक जगह बैठे हुए, तो क्या होगा? अपार धन। किसके चार्ट में मालूम? बिल गेट्स। ओके। इसके जितना कितना धन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 5th हाउस में शनि है, 11th लॉर्ड 11th हाउस को देख रहे हैं और कारक के साथ बैठे। तो ये एक धन का हमारा एक, दिस इज वन टेक्निक, यदि मैं बोल सकूं कि ये आपको बहुत सुंदर धन देने के लिए केपेबल है। मैम, क्या D2 में कुछ ऐसे भी प्लेसमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे योग दिखेंगे जो कि ये दिखाएंगे कि इस इंसान के पास लक्ष्मी जी नहीं रुकेंगी? वील डिस्कस अबाउट कि लक्ष्मी जी कब बहुत होंगी, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं रुकेंगी, वो मैंने देखा है। मालूम है, यदि 2, 5, 8 और 11 ये भाव व्यक्ति के खाली है D2 में, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष है, धन के लिए बहुत संघर्ष। चाहे किसी और हाउस में वो अच्छे बैठे हो लॉर्ड बन के, कुछ भी हो, लेकिन 2, 5, 8, 11 में अगर प्लेस नहीं है। ओके। तो यानी वो धन भाव है ना। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का भाव होता है, ठीक है, जो हमने इकट्ठा किया है। हमने कभी गहने के रूप में कुछ गोल्ड, कुछ कैश, कुछ डिबेंचर्स, ऐसे कर करके हमने इकट्ठा किया, वो हमारा द्वितीय भाव बता रहा है। हमारा एक और धन जो मैंने आपको बोला, संस्कार का धन, वो भी द्वितीय भाव बताता है। That is the money that you have accumulated over a period of time. अब देखिए, जब मैं आपको बिल गेट्स का चार्ट बता रही थी, तो वहां पर शुक्र जो है वो 2nd हाउस, क्योंकि वहां मेष लग्न है D2 में, और शुक्र जो है वो 2nd हाउस लॉर्ड भी है, और 2nd हाउस का कारक कौन हो गया? वापस गुरु हो गया। गुरु 11th हाउस के भी कारक है, और दोनों लॉर्ड्स के साथ एक साथ 5th हाउस में बैठे हुए। ओके। तो बिल गेट्स के पास पैसा नहीं होगा तो और किसके पास पैसा? मैम, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का लग्न का जो 2nd हाउस है वो
अच्छा नहीं है लेकिन D2 बहुत अच्छा है, या फिर सेकंड हाउस बहुत अच्छा है पर D2 बहुत खराब है, तो ये कनेक्शन कैसे बनेगा? फिर हम कैसे डिकोड करेंगे कि इस व्यक्ति के पास एक्चुअली वेल्थ होगी या नहीं होगी? D1 में सेकंड हाउस अच्छा नहीं है, ठीक है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास मार्जिनल धन होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि यदि D2 बहुत अच्छा हुआ और D1 इतना अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति के पास मार्जिनल धन होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे D1 इज द फाइनल से। हाँ, वो हमारी लाइफ का मेजर पार्ट बता। हाँ, लेकिन सपोजिंग D1 बहुत अच्छा है, ठीक है, और D2 इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है व्यक्ति का, तो हो सकता है कि उसको फैमिली बहुत अच्छी मिले, उसको एजुकेशन बहुत अच्छा मिले, लेकिन उसका धन इतना संचय नहीं हो या उसको इतना अच्छा धन नहीं मिले। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहाँ पर D10 बहुत अच्छा है लेकिन D2 अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है एज कंपेरेटिव। D10 में ऑल द स्क्वायर्स, केंद्र बहुत अच्छे हैं, केंद्र में कई दिग्बली गुरु बैठे हैं या कहीं केंद्र में दिग्बली मंगल बैठा है, तो मतलब वो काम करेगा, वो व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करेगा, लेकिन D2 उतना अच्छा नहीं है। तो वो दो अलग अलग है। D10 आपके पुरुषार्थ या हम कहें कि आपके करियर के बारे में बता रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन करियर से वो इनकम उतना अच्छा नहीं हो रहा है। नेवर कंफ्यूज आपके इनकम को आपके करियर के साथ। हाँ, और हम एसोसिएट कर देते हैं कि करियर से ही तो इनकम आएगी। हाँ, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट। राइट। तो आप चलते हैं हमारे 5th हाउस पर जी। D2 के 5th हाउस पर। जब आप D2 का 5th हाउस देख रहे हैं तो वो हम 5th हाउस के लिए हम बोलते हैं गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, बिग मनीज। जो कोई बड़े कंपनी में काम करता है उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो आपका 5th हाउस है। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उससे जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं वो आप 8th हाउस से भी देखते हैं, लेकिन आप जो बिग मनीज जिसको हम लिटरली बहुत अच्छा पैसा और अचानक से जो आपके पास पैसा आता है वो आप 5th हाउस से देखते हैं। तो यदि किसी का 5th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है, और मेरे पास ऐसी कुंडली थी जहाँ मतलब है जहाँ मैंने देखा है कि उनका 2, 5, 8 और 11 D2 का सॉलिड है। और जब मैं सॉलिड बोल रही हूँ ना रंगोली, लिटरली सॉलिड है। एंड द लेडी टेल्स मी कि भाई अनुराधा जी पैसा तो मेरे पीछे भागता है। तो हम बोलते हैं कि आम लोगों की जिंदगी में भी वैसी कुंडलियाँ आपको मिलेगी। मैम, नाउ दैट वी अंडरस्टूड 5th हाउस, आपने कहा 8th और 11th का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक अ पर्सन वेरी वेल्दी इन लाइफ। D2 हो रहा चार्ट का, तो 8th और 11th का रोल भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 8th तो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, इसका हाउस माना जाता है, राइट? और 11th हमारी इच्छाओं पूर्ति का, डिजायर्स का हाउस है। तो D2 में उसे कैसे डिकोड किया जाए? 8th हाउस हमारे एंसेस्ट्रल वेल्थ का भी तो हाउस है। हाँ, इन लॉज का भी है। इन लॉज का है, लेकिन जो हमको विरासत में जो धन मिलता है वो भी तो 8th हाउस है। यस। तो वो एक तरह का अनअर्न्ड मनी है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उस पैसे को अर्न करने के लिए। फिर जो आपका इंश्योरेंस से पैसा आता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम के बाद जो पैसा आता है, वो सब हम 8th हाउस में दिखते हैं। 8th हाउस आपका एलिमनी का हाउस है। बहुत लोगों की लाइफ में 8th हाउस से एलिमनी के बाद दे गेट वेरी रिच। राइट। तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। अब राहु का क्या रोल है ये आपको समझ में आएगा यहाँ पर। मेरे पास एक चार्ट आया था, मैं उनसे बात कर रही थी, तो बोली अनुराधा जी मालूम है कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, दे वर लिविंग अब्रॉड, ठीक है, एंड अचानक से उनका कुछ ऐसा हुआ मतभेद कि हस्बैंड सेड कि नो लेट्स पार्ट एंड आई विल कि मैं साथ में नहीं रहना चाहता। अब उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, तो बच्चा छोटा है तो माँ के पास ही रहेगा, उसको सपोर्ट भी चाहिए, और उसको मालूम है कि उसके हस्बैंड का टोटल एसेट क्या है। कुछ वहाँ सिस्टम होता होगा कि टोटल एसेट में जो होगा उसका उसको परसेंटेज मिलेगा। हस्बैंड ने अपने एसेट्स को एकदम डाउनग्रेड करके बताया है, तो उसको जो मिलना चाहिए और जो मिलेगा उसमें नियरली हाफ का अंतर है। मैंने उसको बोला कि देखिए आपके 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु किसका कारक है? चीटिंग का। आपको एलिमनी में चीटिंग होगी, या आप मान के चलिए कि आपको जितना आपका मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़े बहुत के लिए आप पुश कर लीजिए, विच इज गुड, लेकिन आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो आप ढूंढ रही हैं वो आपको नहीं मिलेगा।
पर मैम राहु एक्सपेंशन का भी तो कारक होता है, सडननेस का, एग्जैजरेट करके चीजें बोलता है, तो ज्यादा भी तो मिल सकता है। एग्जैजरेशन का मतलब क्या हुआ, झूठा भी तो है। वो आपको इल्यूजन दिखा रहा है कि भाई आपको मिलेगा, लेकिन कोई मिलने वाला नहीं है। मेक सेंस। अब मैं एक और आपको केस स्टडी बताती हूँ, मतलब कितना सुंदर हमारा चार्ट हमें बता रहा है। 8th हाउस में किसी लेडी का जुपिटर, मून और राहु बैठा था। जुपिटर, मून एंड राहु, हाँ, D2 के 8th हाउस में। तो आई सेड कि इनकी मदर के साथ इनको जो इनहेरिटेंस मिलना चाहिए था मदर से, वो उनको नहीं मिला। मदर, ऐसा नहीं है कि गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो गज केसरी योग भी बन रहा है, बहुत स्ट्रांग योग है, उनको तो बहुत धन मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ राहु बैठ गया है। आई सेड इनको जो अपनी मदर से, और हो सकता है कि इनकी मदर के पास बहुत गहना हो और लेकिन उनको मिलेगा नहीं किस कारणवश। तो हाँ, ये हमारे क्लास में डिस्कशन चल रहा था, तो जिन्होंने किसी का चार्ट दिया था, तो उन्होंने बताया कि इनकी मदर के पास बहुत गहना था, लेकिन पता नहीं वो गहने कहाँ गए, कहाँ बिके, उनकी मदर को भी नहीं मालूम। तो वो जो इनहेरिटेंस उनको मिलना था वो उनको नहीं मिला। राहु हैज़ एन एबिलिटी, आपके 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, आपको लगेगा कि मैं अभी इतना धन इकट्ठा कर लूँगी, मैं इतना धन इकट्ठा कर लूँगी। वो 99 का फेर है कि आप इकट्ठा करते जाएंगे और वो कभी भी पूरा आपको इकट्ठा, वो जो बोलते हैं ना, वो स्टोरी में आता है ना कि वो एक पॉट को भरने जा रहा था, तो वो हमेशा 1 रुपया कम रह जाता था, 1 रुपया कम रह जाता था, तो उसका वो पॉट भरता ही नहीं है। राहु का कमाल, राहु का मतलब D2 में जो हम देखेंगे जी। और यही यदि केतु किसी के 2nd हाउस में आ जाए तो वो व्यक्ति कमाएगा, वो व्यक्ति लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ही संचित कर पाएगा, क्योंकि केतु जो है वो आपको गिव्स यू इनफ फॉर योर नीड्स, लेकिन आपकी लालच के लिए या आपके ग्रीड के लिए नेवर, क्योंकि केतु को प्रवृत्ति है कि आपको कहीं और, आपके अध्यात्म की ओर लेके जाना है, तो आपको पढ़ाई के माध्यम से कहीं और ले जाएगा, लेकिन आपके धन के माध्यम से उतना आपको नहीं देगा। अब हम एकादश भाव पे चलते हैं। एकादश भाव जो है वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे जो आपका धन आपको आता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। व्यक्ति यदि किसी का भी, कोई भी व्यक्ति यदि रेगुलरली धन कमाता है, और एकादश भाव को मैं इन्वेस्टमेंट्स का भी भाव मानती हूँ, जबकि इन्वेस्टमेंट्स का भाव बहुत सारे लोग 12th हाउस भी बोलते हैं, लेकिन जब आपको रेगुलर इनकम्स आते हैं, पीरियोडिक इनकम्स आते हैं, चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो, चाहे वो आपके जब एनुअली आपको एन्युटीज मिलती हैं, या कोई शेयर्स का जो आपको आपके जो शेयर्स हैं उनका आपको कोई अमाउंट मिलता है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो रेकरिंग है और टाइमली रेकरिंग है, वो 11th हाउस दिखाता है। तो और जैसे अब लोगों का बोनस मिलता है, राइट, या लोगों की प्रमोशन होती है, ईयरली उनका इवैल्यूएशन होता है, और फिर मार्च अप्रैल में इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद उनका प्रमोशन होता है या उनका सैलरीज उनकी बढ़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। आप काम करें, आपकी डिज़ायर है ना कि मेरे को अच्छा मिले, मैं अच्छा कमाऊँ, तो वो आपके 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस की मतलब आपने कुछ, अगर हम केस स्टडी डिस्कस करें, आपने कोई ऐसा बहुत ही मैजिकल किसी का 11th हाउस का प्लेसमेंट देखा हो एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी वेल्दी? यस, सैटर्न, हम कभी सोच ही नहीं सकते कि सैटर्न हमें पैसा दे सकता है। हम तो यही सैटर्न के लिए हमेशा बोलते हैं कि भाई शनि है ना, हमको बहुत मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा, धीरे धीरे लेजीनेस के साथ, या हम, हाँ ये बात आपने सही बोली कि धीरे धीरे शनि देने में बहुत धीरा है, लेकिन एक बार जो शनि देने लगता है तो वो कंटिन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है। शनि धीरूभाई अंबानी के चार्ट में कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में बैठे हैं, D2 में भी 2nd हाउस में बैठे हैं। उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 8th हाउस पे, 8th हाउस पे जा रही है, उनकी दृष्टि 11th हाउस पर भी जा रही है, डिजायर्स के भाव पे, और वो उनको बिकॉज दे आर हाउसेज ऑफ, और काल पुरुष कुंडली में शनि का 11th हाउस का ही है। हाँ, ये जो शनि है उन्होंने बहुत उनको धन दिया है। जब भी मैं शनि किसी का 2nd हाउस में देखती हूँ और मैं इसका वो पीरियड देखती हूँ कि चल रहा है, मैं बोलती हूँ वर्क लाइक अ डोंकी, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते।
वो उनका वो एक डिस्क्लेमर है कि भाई तुम काम करोगे मैं तुमको दूंगा, तुम बैठे रहोगे तो मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। बट वही ना कि जैसे राहु का जो सक्सेस होती है वो सडन अचानक से, शनि बहुत धीरे धीरे आपको स्टेबल, ताकि वो आप ह्यूमिलिटी में रहें। हम्बल बनाए। राहु आपको हम्बल नहीं बनाता। और राहु का तो इजी कम इजी गो है। हाँ बिल्कुल, क्विक फिक्सेस, बहुत जल्दी हाँ। जल्दी से किसी भी तरीके से। एंड हाँ। शनि गिव्स यू वेरी वेल हार्ड अर्न्ड मनी, इजी कम इज इजी गो। राहु जो जितने फास्ट देता है उतना फास्ट लेके भी इवेपोरेट, जिसको हम बोलते हैं ना गधे के सर से सींग जाना, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन वो उस तरह से पैसे को इवेपोरेट भी कर लेते हैं। और शनि के पीरियड में जब आप मेहनत करते हैं, आप उतने ही जड़ों से जुड़ते हैं, उसके बाद जो शनि आपको पैसे देते हैं, आप उस पैसे की वैल्यू भी जानते हैं। राहु क्या है, वे पैसे की वैल्यू नहीं जानते क्योंकि सडन हुआ है। हाँ, और बाय रॉन्गफुल मीन्स से भी हो सकता है जी। और शनि के पैसे की वैल्यू जानते हैं, और शनि आपको लॉन्ग टर्म पैसा देता है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्रॉन थिंग। मैम अगर मान लीजिए जैसे हम शनि की 2nd, 11th इन हाउसेस में बात कर रहे हैं, 5th में, 8th में, अगर यही शनि D2 में मैं बात कर रही हूँ या D1 में भी मान लीजिए कंफर्टेबल राशि में ना बैठा हो या नीच का बैठा हो, तो क्या फिर भी आपको वेल्दी बनाएगा? नीच का बैठा हुआ शनि व्यक्ति को सबसे पहले वो मेहनत करने के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा, और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जिसका नीच का शनि है, हाँ, चाहे D1 में हो चाहे D2 हो, जहाँ भी हो। ओके। यदि D1 में शनि एकदम डेबिलिटेशन पॉइंट पे नहीं है, उसके पहले है, तो प्रोबेबिलिटी है कि D2 में भी वो नीच का ही होगा। क्योंकि फर्स्ट 15 डिग्रीज में एरीज में वो नीच का ही होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। वो पैसा कमा नहीं पाएगा व्यक्ति, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेगा। और वो शनि उसको पुश भी नहीं करेगा कि तुम मेहनत करो। हाँ, नहीं, वो नहीं करेगा वो व्यक्ति। ओके। जबकि कॉल ऑफ द डे ये है कि उसको मेहनत करनी चाहिए। वो आया इसलिए कि वो मेहनत करे, संघर्ष करे, चाहे वो कमाए या ना कमाए, ताकि उसका शनि सही हो और फिर जो भी टाइम लगे वो कमाने लगे। मैम एक रूल है, आई डोंट नो कौन सी बुक का, कि नीच का शनि जब भी लग्न को देखता है तो वो योग कारक होता है। यदि नीच का शनि यदि आपके 7th हाउस में है, यानी कि लग्न किसका हुआ? तुला। हाँ, 7। यस। तुला लग्न वालों के लिए शनि ऑलरेडी योग कारक है जी। और 7th हाउस में वो दिग्बली है। हाँ। यस। और अपने 4th हाउस को देख रहा है, तो वो शनि देना चाहेगा, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा मेहनत। शनि इज ओनली क्रेजी अबाउट यू वर्क हार्ड और यू वर्क एथिकली। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शनि के लिए। प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बात कर रहे हैं ये शनि की, मैंने आपसे बात करी है। और एक और चीज BPHS में ही आता है, यदि 2nd लॉर्ड कंबस्ट भी हो, लेकिन वेल प्लेस्ड हो और कारक के साथ हो, तो भी वो व्यक्ति को बहुत धन दे देता। अगर कंबस्ट है तो भी उसके अंदर पावर है एकदम। ये एक 2nd लॉर्ड का एक अलग ही वो है, स्पेशलिटी है धन के लिए। मैम जैसा हम 8th हाउस की तब बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो आपका अनअर्न्ड मनी होता है, कुछ लोगों को ना हेरिटेज में ही वेल्थ मिल जाती है। क्या इस हेरिटेज का D2 से भी कोई कनेक्शन है? D2 में 8th हाउस यदि स्ट्रांग होगा तो वो मतलब वो व्यक्ति को इनहेरिटेंस बहुत स्ट्रांग मिलेगा। उस व्यक्ति को वो या तो ये भी हो सकता है कि दूसरों के जैसे लोग जैसे ये शेयर खान, ये सब पोर्टल्स हैं, क्या करते हैं, दूसरों का पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स जैसा काम कर सकते हैं, जो दूसरों का पैसा लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डीलिंग विद अदर पीपल्स मनी। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि मैं एक व्यक्ति का चार्ट देख रही थी, तो मैं उसके चार्ट में D2, उसका D1 में इतना स्ट्रांग नहीं है, 2, 5, 7, 8 हाउसेस, 8 to 11 हाउसेस, लेकिन D2 में उसका 2, 5, 8 और 11, और D10 में भी 2, 5, 8 और 11 हाउसेस स्ट्रांग है। तो आई सेड कि आपको पैसे से इतना लगाव नहीं है, लेकिन इट गिव्स यू अ हाई टू वर्क विद अदर पीपल्स मनी। ओके। और वो हंसने लगा जोर जोर से, बोला यस मैम, आई लाइक टू वर्क। और वो शेयर मार्केट में काम करता था विद अदर पीपल्स। वर्किंग विद मनी इज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। D1 में वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन D2 और D10 जिसको मैं सिंक्रोनाइज करके देख रही हूँ, वो वहाँ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो मुझे लगा कि बस ये अब
वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है व्यक्ति टू अर्न हिज मनी, एवरीडे मनी। Okay. और जब आपने बोला कि क्या इससे रिलेटेड है, तो एक चीज जो मैं आपको बोल रही थी कि जब हम D2 और D2 में लियो और उसके बारे में बात करते हैं, कैंसर के बारे में, तो उसमें अंतर है। क्योंकि देखिए, हर ताले की एक चाबी होती है। आपको धन चाहिए, लेकिन आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हम रेमेडियल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं कि हम किस तरह से धन कमा सकते हैं। मैंने बोला कि यदि सिंह में है तो अग्रेसिव होगा, थोड़ा सा अग्रेशन होना पड़ेगा, एक्टिवली करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक और है कि आपके, जब हम अंश रूलर के बारे में बात करते हैं, और मैं आई एम वेरी मच फॉर अंश रूलर, क्योंकि अंश रूलर से बहुत सारी चाबियाँ जो है, ताले हैं, वो खुलते हैं, आपको समझ आता है, वो इंडिकेटर्स हैं कि क्या करना है। तो अंश रूलर्स में जो आपके ग्रह सिंह राशि में गए हैं, वो आपके देवांश के अंतर्गत आते हैं, देवताओं के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके कैंसर में गए हैं, कर्क राशि में, वो आपके पितरों के अंतर्गत आते हैं। सपोजिंग कि अभी किसी की शनि की दशा चल रही है और वो शनि उनका कैंसर में है, तो उनके ताले की चाबी कौन हुई? उनके पितरी से। एग्जैक्टली। आएगा। यस यस। तो यदि वो उनको याद करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, या उनके दिए गए सुझावों के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनका धन वो कमाते हैं। इंटरेस्टिंग। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आई एम श्योर बहुत लोगों के मन में ही होगा। हम कुछ लोगों की लाइफ स्टोरी देखते हैं कि जब वो पैदा होते हैं उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं होता, बहुत ही एक्सट्रीम पुअर कंडीशंस में वो पैदा होते हैं। अचानक से लाइफ कुछ ऐसा गेम खेलती है उनके साथ, अपार धन उनके पास आता है। एंड कुछ लोगों के साथ इसका एकदम उल्टा होता है, दे आर बॉर्न वेल्दी, दे आर बॉर्न इनटू अ रियली गुड फैमिली, लेकिन वो रोड पर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि आप लोग जनरली ये सोचते हैं कि भाई ये धन मैं लेकर आया हूँ। यू नेवर नो कि किसके कारण आप धन, किसके चार्ट में, किसके D2 चार्ट में, फैमिली में इतना सारा धन है कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं। Exactly. क्योंकि उसको तो इंजॉय करना ही था। हाँ, उसके कर्म में उसके था, उसको हाँ, उसको वो भोग था उसके कर्म में, तो वो एंजॉय कर रहा था, आप भी साथ में लग लिए। यदि वो पर्सन अलग हो जाता है या वो पर्सन नहीं रहता है, और ये चीज़ मैंने देखी है एक फैमिली का, मैं वापस नक्षत्र लेवल पे ही जा रही हूँ, कि मैंने देखा है कि अश्लेष नक्षत्र में इनका D2 में बहुत सारा 2 प्लैनेट थे बहुत स्ट्रॉन्ग, शनि और गुरु था। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसा हुआ है कि फिर वो ऐसे आपके घर में कभी किसी बड़े के डेथ के बाद, वो धन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली D2 का चार्ट दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि किसी के डेथ के बाद क्या ये हुआ है कि ये धन जो है अपने आप कमती होते जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि यस, मेरी ग्रैंडमदर की जब से डेथ हुई है फैमिली में, तब से धन अपने आप कम हो रहा है। तो वो उनका धन था, वो अपने साथ लेकर आई थी, एज शी लेफ्ट। वो आपको लगता है कि आपके चार्ट से ही आप रह रहे हैं, वैसा नहीं है। बिल्कुल, कि पेरेंट्स का चार्ट बच्चों से कनेक्टेड होता है, पति पत्नी का चार्ट कनेक्टेड होता है, अब एल्डर्स का चार्ट कनेक्टेड होता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि यदि आपके चार्ट में धन नहीं है, आप पैदा हुए और आपके आपका D2 में 2, 5, 8, 11 ये पूरे भाव खाली, और 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है। D2 का या D1 का? D2 का, ठीक है। और वो व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, तो उनके लाइफ में पैसा नहीं है, उनके लाइफ में खर्चा ही खर्चा है, एक्सपेंसेस के भाव में। और मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दे रही हूँ। तो कोई एक और मेरे से चार्ट दिखवा रहे थे, तो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स का चार्ट दिखाया। लास्ट में उन्होंने अपने बेटे का भी चार्ट दिखाया। उसका जो 2, 5, 11 के जो लॉर्ड्स थे वो 12th हाउस में बैठे हुए थे। तो मैंने उनको धीरे से बोला, और वो बोल रहे थे कि उनका एक टाइम में उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चलती थी कि मतलब बाहर, वो डॉक्टर थे हैं कि बाहर लाइन लगी हुई रहती थी, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बहुत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम कर। और उन्होंने बोला कि एक टाइम ऐसा भी आया अनुराधा जी कि आई रियली डोंट नो कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, और नहीं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने जब उनका चार्ट देखा, मैंने बोला इसके होने के बाद से आपके घर में प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। उन्होंने बोला हाँ।
मैंने बोला कि जब ये बाहर जाएगा, क्योंकि इसकी इनकम के जो सारे साइंस दिख रहे हैं, वो 18 साल का बच्चा है, उसको बाहर यदि चला जाएगा अपने नेटिव प्लेस से, तो 2, 5, 11 के जो भाव के स्वामी हैं, वो 12वें भाव जो आपके फॉरेन में आके बैठे, यदि ये फॉरेन चला जाएगा तो वहाँ से इसका ये धन संचय हो जाएगा, और यदि ये यहीं रहा तो इसके हाथ, और उन्होंने बोला कि यस अनुराधा जी, आफ्टर ही वॉज बॉर्न, कितना कनेक्शन है देखिए कि आपका बच्चे का और आपके चार्ट का, यू हैव कम टुगेदर टू फॉर अ पर्पस। मैम ऐसा होता है ना कि कोई पार्टनर के आने से भी लाइफ में बहुत वेल्थ आ जाती है, किसी की शादी होने के बाद वो इंसान, उसका भाग्य ऐसे चमक जाता है, ये कैसे होता है? D2 में या D1 में भी आप देखिए कि श्रवण नक्षत्र में किसी का 7th लॉर्ड है, या श्रवण नक्षत्र में किसी का कोई प्लैनेट है, स्पेशली 2, 5, 7, 8, 11 में से यदि बैठा रहेगा, तो अब देखिएगा कि उनके मैरिज के बाद क्या प्रॉस्पेरिटी है। मैंने देखे हैं ऐसे चार्ट्स। मैम, टू कंक्लूड टुडेज वंडरफुल एंड इंसाइटफुल पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू आस्क, कुछ लोगों के चार्ट्स में D1 में, D2 में धन तो दिखाता है बट उसका सुख नहीं होता, तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि धन तो है आपके पास पर उसको भोगना, उसका सुख प्राप्त करना, कि धन है लेकिन क्या पता आप उसको खुद पे यूज नहीं कर रहे हो, बस अपनी फैमिली पे लगा रहे हो। सुख, धन होना और धन का सुख होना वो अलग अलग बात है। D2 का 4th हाउस एफ्लिक्टेड रहेगा तो व्यक्ति वो धन को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर D2 का 4th हाउस एफ्लिक्टेड, हाँ, क्योंकि 4th हाउस किसी भी चार्ट का आपका वो सुख बताता है जो आप उस चार्ट से गेन करते हैं। अब आपके पास धन है, लेकिन या तो आप धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि आप उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या कोई चोरी करके ले जा रहा है, या आप का फैमिली में आपका वो सारा धन लग रहा है, वो आपका 4th हाउस ज़रूर D2 में एफ्लिक्टेड होगा। मैम आई थिंक आज के इस पॉडकास्ट में हमने धन को लेकर बहुत कुछ कवर कर लिया, और आई एम श्योर जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो so many viewers would have started as a beginner only, but I'm sure कि बहुत कुछ उन्हें अपनी लाइफ के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने सुख के बारे में समझ आया होगा, and that was my intention when I started this podcast। तो पर्सनली बहुत मज़ा आया मुझे। अब ये पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं मेरा चार्ट खोलूँगी और मैं देखूँगी मैं कितनी धनी हूँ। आप सब भी देखना, बिकॉज हमने इतने सारे रूल्स आज डिस्कस किए, सो आई एम श्योर कि एक बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट हमें मिला है D2 के ऊपर, और ये बहुत लोगों को पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इंसाइट्स ऑलवेज, एंड इट्स ऑलवेज अ मास्टर क्लास विद यू। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट खत्म होते ही आप सभी भी अपना चार्ट खोलेंगे, आधे लोगों ने तो खोल के रख लिया होगा अभी भी, और मैच कीजिए जो मैम ने रूल्स बताए। अपने D2 को खोलिए, अपने D1 के 2nd हाउस को खोलिए, और देखिए आप कितना धन अर्जित करने आए हैं। आई थिंक बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग ज्योतिष को अप्रोच करते हैं। वेल्थ, करियर उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है, और उसी पर एक मास्टर क्लास आज हमने करने की कोशिश की। आपके जो भी डाउट्स हैं अपने चार्ट को लेकर, अपने धन को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन्हें हमारे गेस्ट से डिस्कस करूंगी और आप तक उनके आंसर्स ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं आपके लिए ऐसे ही मास्टर क्लासेस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।